बूढ़े बाप का बंटवारा। दिल झकझोर देने वाली कहानी। जगदीश जी को बड़ा गुस्सा तो आ रहा था, पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बड़ी बहू की बड़बड़ ने नाक में दम कर दिया था और वजह भी कुछ बड़ी नहीं थी। केवल उनके दांत में दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने दांत निकालने के लिए कहा, पर बहुत दर्द था, इसलिए दांत निकालना नहीं जा सकता था। दर्द कम हो इसीलिए दवा दे दी थी। उन्होंने अपनी बहू को पतली पतली खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, क्योंकि और कुछ खाना आज तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। पर बहू ने 2 रोटी और एक सूखी सब्जी थाली में परोस के पोते के हाथों भिजवा दी और उन्होंने खाना खाया नहीं। इसीलिए बहू बड़बड़ा रही थी कि खाना नहीं खाना था तो बनवाया क्यों? कितना भी कर लो, इनकी तो नखरे ही नहीं होते। ऐसे बोलते बोलते बहू थाली लेकर वहां से चली गई। जगदीश जी ने लंबी सांस ली और अपनी छड़ी उठाई और अपने दोस्त प्रसाद के घर की तरफ चल पड़े। मन बहुत आज उदास है उनका और अपनी दिवंगत पत्नी की याद करते हुए रास्ते में चलते चलते एक बेंच पर बैठ गए। बैठे बैठे वो अपने शुरुआती जीवन को याद करने लग गए। जगदीश जी के 3 लड़के विपिन, मनोज और रोहन सरकारी कार्यालय में कार्यरत थे। उनकी पत्नी सुनंदा कम पढ़ी लिखी थी, पर मेहनती और स्वाभिमानी स्त्री थी। बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने घर को संभाला था। काट कसर से एक एक पैसा कैसे जोड़ा जाता है, ये उन्होंने अपनी पत्नी से ही सीखा था। इसीलिए अपनी पूरी तनख्वाह वो सुनंदा जी के हाथ रख देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते। घर के मामलों में भी वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर कभी उनकी पत्नी को उनकी सलाह की ज़रूरत पड़ती, वे हमेशा उनके साथ खड़े रहते। दिन ब दिन उनकी तरक्की होती जा रही थी। बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिल रही थी। जैसे तैसे उन्होंने एक बस्ती में एक छोटा सा घर लिया। जगदीश जी ने कर्ज लेकर और कुछ दोस्तों से उधार लेकर अपनी पत्नी का ये सपना पूरा किया। बच्चे बड़े हुए तो जगदीश जी ने 2 मंजिल घर और बड़ा किया। अब तक सभी बच्चों की शादी हो गई थी और सभी को 2-2 बच्चे थे। जगदीश जी अपने छोटे बेटे रोहन के साथ पहले फ्लोर पर रहते थे। विपिन और मनोज दूसरे और तीसरे फ्लोर पर रहते थे। वैसे तो सब अलग अलग ही थे, पर तीज त्योहार पर सब एक साथ आकर परंपरागत तरीके से मनाते थे। रोहन की पत्नी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उसे परेशानी बहुत होती थी। वो यह सोचती कि ये दोनों बस ऐसे ही हाथ हिलाते आ जाती हैं। काम तो कुछ करती नहीं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें कभी लड़ाई में तब्दील हुई नहीं, क्योंकि सुनंदा जी खुद बहुत मेहनती औरत थी। दिन भर किसी न किसी काम को करती रहती थी। जब कभी दोनों एक साथ बैठते तो जगदीश जी यही कहते कि अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। जो सपने मैं पहले पूरे नहीं कर सका, उन्हें अब पूरा करूँगा। और सुनंदा जी बस हल्की सी मुस्कुराकर सर हिला दिया करती थी, लेकिन उनका सपना बस सपना ही बन के रह गया और सुनंदा जी उन्हें छोड़ के चली गई। जिस पत्नी ने इतने प्यार और ममता से घर की नींव रखी थी, अब उस घर में दरार पड़ने लगी थी। तीज त्योहार पर अब एक साथ आना भी बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। सभी अपने घर गृहस्थी में मग्न थे। 2 दिन पहले जब वे घर में आए तो सभी कुछ बातें कर रहे थे।
जगदीश जी बड़े ही कौतूहल की दृष्टि से देख रहे थे। बड़े दिनों बाद आज सब एक साथ नजर आए, इसीलिए वे चुपचाप एक कोने में जाकर बैठकर उनकी बातें सुनने लगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बात उन्हें संभालने की हो रही थी और तीनों बेटों ने 3-3 महीने उन्हें संभालने का फैसला लिया, तो मानो वे टूट से गए। छोटी बहू कह रही थी कि अगर घर पर सभी का समान हक है तो उन्हें संभालने की भी जिम्मेदारी सभी की है। इसीलिए उन्होंने पिताजी का बंटवारा करने का फैसला लिया। मुझे भी थोड़ी आज़ादी चाहिए जो पिताजी के कारण नहीं मिल पाती। जिंदगी ऐसे ही कट रही थी उनकी। 3 महीने एक बेटे के साथ, फिर 3 महीने दूसरे और फिर 3 महीने तीसरे बेटे के साथ। पर सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती जब महीना आखिर में उनकी तबीयत बिगड़ जाती और इलाज इसीलिए नहीं करवाया जाता था क्योंकि वे दूसरे बेटे के पास जाने वाले हैं तो वही इलाज करवा देंगे। और आज उनका सब्र का बांध टूट ही गया। 2 दिन पहले ही वे अपना दांत निकलवा के आए थे। उन्होंने मझली बहू से हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है। वैसे भी 2 दिन बाद छोटी बहू के यहाँ जाना है तो वही खा लेना। मुझे पार्टी के लिए लेट हो रहा है। अब तक वे सब कुछ सहन कर रहे थे, लेकिन आज तो अति हो गई थी। उनका मन भर आया था। आंखों में आंसू लिए वे अपने दोस्त प्रसाद के घर के लिए निकल पड़े। प्रसाद जी उनके बचपन के दोस्त थे, लेकिन वे थोड़े व्यवहारिक किस्म के थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया कि थोड़ा स्वाभिमान होना भी ज़रूरी है। अभी भी घर तुम्हारे नाम पर ही है। जब कभी बहू बेटे सर पर बैठने की कोशिश करे तो उन्हें अच्छे से समझा देना कि किसी को घर में हिस्सा नहीं मिलेगा। परंतु जगदीश जी को ये सही नहीं लगता था, पर आज उन्हें ऐसा लगा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अपने दोस्त से कुछ सलाह मशवरा करके वे घर गए। घर आते ही पत्नी के फोटो के सामने खड़े हो गए, मानो मन ही मन उनसे कुछ कह रहे हो। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया और वे भूखे पेट सो गए। सुबह उठे तो देखा तीनों बेटे अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने निकल पड़े। किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि पिताजी कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। जगदीश जी भी कुछ बोले नहीं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था उसे अमल में लाना था। जब बेटे को ही अपने बाप की परवाह नहीं तो बहू को दोष देकर क्या फायदा। बहू को तो उसके पति और बच्चों से मतलब है। सास ससुर उन्हें बोझ लगने लगते हैं। वे हक की तो बात करती हैं, पर जिम्मेदारी उन्हें याद नहीं रहती। जगदीश जी अपने दोस्त के साथ एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। उससे मिले, कुछ सलाह मशवरा किया और घर आ गए। 15 दिन बाद जब बेटे बहू घर वापस आए तो देखते हैं कि घर पर तो ताला लगा हुआ है। छोटी बहू गुस्से में तमतमाते हुए बोली, गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। उन्हें पता था ना कि हम लोग आने वाले हैं, तो क्या समय से घर नहीं आ सकते थे। उसके गुस्से की एक वजह ये भी थी कि अब उसकी बारी थी जगदीश जी को संभालने की। काफ़ी देर इंतज़ार करके सभी प्रसाद जी के घर की तरफ चल दिए। उन लोगों के पैर के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने घर 10 लाख में बेच दिया और अब वे कहाँ रहते हैं किसी को पता नहीं। उन्हें लगा कि किसी ने उनके साथ
एक भद्दा मजाक किया है। तीनों ही बेटों को अपने पिता पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था और ये भी सोच रहे थे कि 1 करोड़ का घर 10 लाख में क्यों बेच दिया। कोई इतने घाटे का व्यवहार कैसे कर सकता है। ये सब तीनों की समझ के परे था और तीनों अपनी अपनी ससुराल चले गए। दूसरे दिन तीनों को प्रसाद जी का फ़ोन आता है और कुछ ज़रूरी बताना है ऐसा कहकर घर बुला लिया। वहाँ से उन्हें जो पता चला मानो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। सोचने समझने की मानो शक्ति ही ना रही हो। हाथ पैर जोड़ने के बाद उन्हें प्रसाद जी ने बताया कि अब उनके पिता बनारस में रहते हैं और वहीं उन्होंने खुद का घर भी ले लिया है। जैसे तैसे बनारस का पता लिया और सभी बनारस जहाँ जगदीश जी रहते हैं वहाँ पहुँच गए। पिताजी का ये कदम उनकी समझ से परे था। जब पते पर पहुँचे और जो देखा तो आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। पिताजी बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। बेटे बहू को देखकर जगदीश जी मुस्कुराए और उन लोगों का स्वागत भी किया। गुड्डू जरा यहाँ आना। किसी को तो उन्होंने आवाज़ देकर बुलाया। देखा तो एक 12 साल का लड़का दौड़ते हुए आया। उसे कहा कि 6 प्लेट कचौड़ी सब्जी लेके आना। सभी उसकी तरफ आश्चर्य की नज़र से देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कौन पहले बोलेगा और क्या बोलेगा। गुड्डू ने जल्दी से 6 प्लेट कचौड़ी सब्जी की लाकर सभी के सामने एक एक करके रख दी, पर किसी ने प्लेट को हाथ तक नहीं लगाया। ये देखकर जगदीश जी खुद चलाकर बोले, मुझे पता है तुम लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। साथ ही साथ ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सब करने की वजह भी आप लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरे अकेले की तनख्वाह में तुम्हारी माँ कितने अच्छे तरीके से घर संभालती थी। उसने तुम सभी को कितनी ममता और प्यार से सभी को एक साथ बांधे रखा और तुम 6 लोगों ने एक बूढ़े बाप को 6 महीने में बांट दिया। कम से कम 2 समय का खाना दे देती तब भी कोई बात नहीं थी, पर वो भी आप लोगों से हो नहीं पाया। पार्लर, किटी पार्टी जाने के लिए सभी के पास समय था, लेकिन 2 रोटी बनाने के लिए किसी के पास भी समय नहीं था। तुम लोगों को अच्छी तरह पता था, मैं जिसके पास भी रहता था उसी के यहाँ पेंशन खर्च करता था। फिर भी मेरी दवाइयों के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। तुम सभी को तुम्हारे हक याद हैं, लेकिन बूढ़े बाप के प्रति जिम्मेदारी नहीं याद। अगर मेरे अपने बेटे मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो बहुओं से क्या उम्मीद रखूं? तीनों बेटे बहू गर्दन नीचे करके खड़े थे। मुझे पता है कि मेरा फैसला तुम लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन इन सभी के लिए तुम लोग ही जिम्मेदार हो और तुम्हें ये भी पता चल गया कि मैंने कम दाम में घर बेच दिया है और उसका मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। मैंने पोता पोती के नाम पर 5-5 लाख रुपए कर दिए हैं, जो वे बड़े होने पर उन्हें मिल जाएंगे। मैंने यहाँ 2 कमरे का घर खरीद लिया है और मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से। यहाँ के वृद्धाश्रम में मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं और मेरे मरने के बाद ये घर भी वृद्धाश्रम को मिल जाएगा। जिस लड़के को मैं गुड्डू कहकर पुकार रहा था वो मेरे साथ रहता है। उसका नाम मैंने एक स्कूल में लिखवा दिया है।
और उसके नाम पर भी 2 लाख रुपए कर दिए हैं। और रही बात मेरी पेंशन और बैंक में बचे पैसे की, तो उन पैसों के ब्याज से मेरा और गुड्डू का जीवन निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। मेरी तरफ से तुम सभी आज़ाद हो, जैसे जीना है वैसे जियो। इतना कहकर जगदीश जी कुर्सी पर आंख बंद करके बैठ गए। तीनों बेटों को समझ ही नहीं आ रहा था कि पिता के इस फैसले को लेकर क्या कहा जाए। और तीनों बहुएं सामने पड़ी कचौड़ी सब्जी की प्लेट को देखकर ये सोच रही थी कि प्लेट की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।